आप सभी का स्पेशल रीड में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हम लोग का एनसीईआरटी 12th क्लास हिस्ट्री बुक का एक सीरीज चल रहा है। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत और इसमें पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता। चैप्टर 1 है और इसमें आज का टॉपिक है मुहरे, लिपि तथा बाट। इसी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे, मुहरे, लिपि तथा बाट। मुहरे और मुद्रांकन। मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग जो था लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। कल्पना कीजिए कि सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया। उसका मुख रस्सी से बांधा गया और गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमा कर एक या अधिक मुहरों से दबाया गया, जिससे मिट्टी पर मुहर की छाप पड़ गई। यदि इस थैले के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने तक मुद्रांकन अक्षुण्ण रहा तो इसका अर्थ था कि थैले के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई। तो उस समय के व्यक्ति मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग इसलिए करते थे इसलिए कि लंबी दूरी कहीं जाना होता है लंबी दूरी पे, तो उसके लिए मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग किया जाता था, जिससे यदि उनके साथ कोई वस्तु वो ले जा रहे हैं अपने साथ तो उससे उसका मुंह बंद कर देते थे और उसके साथ यदि छेड़छाड़ हुआ तो उसे पता चल जाता था कि इसमें कुछ छेड़छाड़ किया गया है, इस वस्तु के साथ कुछ छेड़छाड़ किया गया है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि मुहरों और मुद्रांकन का प्रयोग उस समय के व्यक्ति, हड़प्पा काल के व्यक्ति क्यों करते थे। एक रहस्यमय लिपि। सामान्यतः हड़प्पाई मुहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा जो संभवतः मालिक के नाम व पदवी को दर्शाता है। तो मुहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा जो संभवतः मालिक के नाम व पदवी को दर्शाता है। तो मुहरों के नाम पर एक पंक्ति है, उसे क्या दर्शाता है? मुहरों तो पर एक पंक्ति कुछ लिखा गया है, उससे क्या दर्शाता है? मालिक के नाम व पदवी को दर्शाता है। तो वह क्या चीज़ को दर्शाता है? मालिक के नाम व पदवी को दर्शाता है। विद्वानों ने यह सुझाव भी दिया कि इन पर बना चित्र आमतौर पर एक जानवर अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता है। तो विद्वानों ने यह सुझाव भी दिया कि इन पर बना जो चित्र है उस पर अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। फिर हम आगे चलते हैं। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त थे। तो अधिकांश जो अभिलेख है संक्षिप्त थे। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह। तो सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह? 26 चिन्ह। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो हालांकि क्या है, आज तक हड़प्पाई लिपि जो है पढ़ी नहीं जा सकी है, पर निश्चित रूप से यह वर्णमालीय जहाँ प्रत्येक चिन्ह एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है। तो यह वर्णमालीय नहीं थी। तो वर्णमाला के अनुसार यह नहीं थी जहाँ प्रत्येक चिन्ह एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है। तो इसमें चिन्हों की संख्या जो है कहीं अधिक है, लगभग 375 से 400 के बीच है। तो चिन्हों की संख्या कितना है? 375 से 400 के बीच। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो हड़प्पाई लिपि किस तरह से मिली हम लोगों को लिखावट में? दाईं ओर, यानी इस साइड से इस साइड से ऐसे करके लिखी जाती थी उस समय की लिपि। तो इस तरह के साक्ष्य हम लोगों को मिले हड़प्पा काल से। क्योंकि कुछ मुहरों पर दाईं ओर और चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर यह संकुचित करता है कि जिससे लगता है कि उत्कीर्ण ने दाईं ओर से लिखना आरंभ किया। तो जो उत्कीर्ण करने वाला था सो किधर से लिखना प्रारंभ किया? दाईं ओर से लिखना आरंभ किया और बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया। तो दाईं ओर से उत्कीर्ण किया गया है हड़प्पाई लिपि। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट मिली है। तो अब हम उन पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट मिली है। मुहरे, तांबे के औजार, मर्तवर्तनों के अवट, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाएं, आभूषण, अस्थि, छड़े और यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पत्र। तो जिन पर लिखावट मिली वे वस्तुएं मुहरे, तांबे के औजार, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाएं, आभूषण, अस्थि, छड़े और यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पत्र पर कुछ हड़प्पा काल में लिखा गया वो हमें साक्ष्य में मिला है। याद रखिए, हो सकता है कि नष्टप्राय वस्तुओं पर भी लिखा जाता था। तो आप लोग ध्यान रखिए कि नष्टप्राय वस्तुओं पर भी कुछ लिखा गया होगा। क्या इसका अर्थ यह लगाया जा सकता है कि साक्षरता व्यापक थी? तो क्या इसका अर्थ यह लगाया जा सकता है कि उस समय जो थी हड़प्पा काल में साक्षरता व्यापक रूप से थी? फिर है वाट। इसके बारे में अब हम लोग अध्ययन करेंगे। विनिमय वाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। तो विनिमय वाटों की एक सूक्ष्म एवं परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। ये बाट सामान्यतः चट नामक पत्थर से बनाए। तो ये वाट जो थे, यानी बाट का मतलब हुआ किलो। जैसे अभी हम लोग किलो को कहते हैं 1 kg 2 kg, तो उस तरह से बाट था उस समय वजन के लिए। तो वाट सामान्यतः चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और आमतौर पर एक किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते हैं
इन बाटों के निचले मानदंड दियाधार 1, 2, 4, 8, 16, 32 इत्यादि 12,800 तक थे। तो अभी जो पहले तो कुछ दिन पहले किलो भी था, परंतु अभी तो कंप्यूटर से ही वजन हो जाता है, वेट हो जाता है किसी भी चीज़ का। तो अब तो भी खत्म हो गया है, तो किलो के स्थान पर उस समय बाट था। जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। तो ऊपरी मानदंड क्या चीज़ का अनुसरण करते थे? दशमलव प्रणाली का। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। तो छोटे बाटों का प्रयोग जो था आभूषणों और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। तो छोटे आभूषण का प्रयोग के लिए धातु से बने तराजू के पल्ले भी मिले हैं। तो धातु से बने क्या मिले हैं? तराजू के पल्ले भी मिले हैं उस समय हड़प्पा काल में। प्राचीन सभ्यता, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। तो हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पाई पुरावस्तु में असाधारण एकरूपता को ही लें तो जैसा कि मृदभांडों, मुहरों, बाटों तथा ईंटों से अस्पष्ट। तो जैसा कि हम लोगों को मृदभांडों, मुहरों, बाटों तथा ईंटों से अस्पष्ट। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईंटें जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था। तो महत्वपूर्ण बात तो यह है कि ईंटें जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक स्थान पर नहीं होता। तो ईंटों का उत्पादन जो था एक स्थान पर सीमित नहीं था। जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थी। तो जम्मू से लेकर गुजरात में समान अनुपात की थी। हमने यह भी देखा है कि अलग अलग कारणों से बस्तियां विशेष स्थानों पर आवश्यकता अनुसार स्थापित की गई थी। तो हम लोग ये भी देखे हैं कि अलग अलग कारणों से बस्तियां जो थी विशेष स्थानों पर स्थापित की गई थी अपनी आवश्यकता अनुसार। इसके अतिरिक्त ईंटें बनाने और विशाल दीवारों तथा चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया गया था। तो इसके अतिरिक्त जो था ईंटें बनाने और विशाल दीवारों तथा चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम जो था संगठित किया गया था। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर हम आगे नेक्स्ट में चलते हैं। प्रसाद तथा शासक। सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देते हैं। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रसाद की संज्ञा दी, परंतु इससे संबंध कोई वस्तुएं नहीं मिली है। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। तो एक पत्थर की मूर्ति मिली, उसे क्या चीज़ की संज्ञा दी गई? पुरोहित राजा। और यह नाम आज भी प्रचलित। तो पुरोहित का नाम आज भी प्रचलित ऐसा इसलिए क्योंकि पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहाँ के पुरोहित राजाओं से परिचित है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहाँ के पुरोहित राजाओं से परिचित है और यही समानता उन्होंने सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी। परंतु हड़प्पा सभ्यता की अनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो पूजा पाठ करने की, यज्ञ करने की जो प्रथा थी वो आज तक ठीक प्रकार से नहीं समझी जा सकी है और न ही यह जानने के साधन उपलब्ध हैं और न ही इसे जानने के कोई साधन उपलब्ध मिले हैं। क्या जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता थी? तो ऐसा माना गया है कि क्या इन अनुष्ठानों का जो निष्पादन करते थे, यानी इन अनुष्ठान करते थे जो यज्ञ अनुष्ठान, उन्हीं के पास सिर्फ राजनीतिक सत्ता होती थी, ऐसा माना गया है। कुछ पुरातत्वविद इस मत के हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे तथा सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। दूसरे पुरातत्वविद यह मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे। जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अपने अलग अलग राजा होते। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की अपनी अपनी और अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग राजा होते थे। कुछ और यह तर्क देते हैं कि यह एक ही राज्य था। जैसा कि पूरा वस्तुओं में समानता और नियोजित वस्तुओं के साक्ष्य ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात तथा वस्तुओं के कच्चे माल के स्रोत के समीप संस्थापित होने से स्पष्ट है। तो कुछ और यह तर्क देते हैं कि यह एक ही राज्य था। जैसा कि सभी में समानताएं थी, जैसे कि ईंटों में समानता है, वस्तुओं में समानता है, कच्चे माल इत्यादि के माध्यम से ये लोग समझते हैं कि एक ही राज्य रहा होगा। अभी तक की स्थिति में अंतिम परिकल्पना सबसे युक्तिसंगत प्रतीत होती है कि क्योंकि यह कदाचित संभव नहीं लगता है कि पूरे के पूरे समुदायों द्वारा इकट्ठे ऐसे जटिल निर्णय लिए तथा कार्यान्वित किए जाते रहेंगे। तो फिर आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। मैं अब आगे चलती हूँ। सभ्यता का अंत कैसे हुआ हड़प्पा सभ्यता का, इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया। तो कुछ ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार क्या है, लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। इसके अनुसार ही गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी। तो इसके साथ ही क्या हुआ, गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी। तो गुजरात से लोथल और धौलावीरा का साक्ष्य मिला है।
तो ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्रों में 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे होंगे। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया था, जैसे सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तु, बाटों, मोहरों तथा विशिष्ट मनकों का समाप्त होना। लेखन संबंधी दूरी का व्यापार तथा शिल्प विशेषज्ञता की समाप्त हो जा गई। तो लेखन लंबी दूरी का व्यापार तथा शिल्प विशेषज्ञता की समाप्त हो गई। सामान्यतः थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता। तो क्या होता था, थोड़ी वस्तुओं के लिए थोड़ा वस्तुओं का माल ही प्रयोग में लाया जाता था। जहाँ थोड़ी वस्तुओं का निर्माण करना, वहाँ थोड़ा वस्तुओं का प्रयोग में लाया जाता था। आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास हुआ तथा बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया। कुल मिलाकर पूरा वस्तुएं तथा बस्तियां इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती है। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा तथा अनुवर्ती हड़प्पा संस्कृतियां कहा जाता है। तो इन ग्रामीण जीवन शैली जो थी उसे क्या चीज़ के नाम से जानते हैं, उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृतियां कहा गया। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो ये परिवर्तन कैसे हुए इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। इस विषय में कई व्याख्या दी गई है। इनमें जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़। तो हड़प्पा सभ्यता में परिवर्तन कैसे हुए इसके बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना या फिर मार्ग बदल लेना तथा भूमि का अत्यधिक उपयोग के कारण कुछ परिवर्तन हड़प्पा सभ्यता में हो गए होंगे। इनमें से कुछ कारण कुछ बस्तियों के संदर्भ में तो सही हो सकते हैं, परंतु पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कि एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया था। मोहरों, लिपि, विशिष्ट मनकों तथा विनिर्मित भांडों के लोप, मानकीकृत बाट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय बाटों के प्रयोग, शहरों के पतन तथा परित्याग जैसे परिवर्तनों से इस स्तर को बल मिलता है। उपमहाद्वीप को एक पूरी तरह से अलग क्षेत्रों में नए शहरों के विकास के लिए एक शताब्दी से भी अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। तो फिर यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। मैं आप फिर आगे चल एक आक्रमण के साक्ष्य जो मिले उसके बारे में अब हम लोग पढ़ लेते हैं। डेडमैन लेन एक सैकड़ी गली है, तो इसके बारे में हम लोगों को भी मिला है। यह मिला है कहाँ से, जॉन मार्शल मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन 1931 से उद्धृत है। यह डेडमैन लेन एक सैकड़ी गली है जिसकी चौड़ाई 3 से 6 फीट तक परिवर्ती है। वह बिंदु जहां यह गली पश्चिम की ओर मुड़ती है 4 फीट तथा 2 इंच की गहराई पर एक खोपड़ी का भाग तथा एक वयस्क की छाती तथा हाथ के ऊपरी भाग की हड्डियां मिली थी। ये सभी बहुत भुरभुरी अवस्था में थी। यह 10 फीट के बल गली में आरा पारा हुआ था। पश्चिम की ओर 15 इंच की दूरी पर एक छोटी खोपड़ी के कुछ टुकड़े थे। इस गली का नाम इन्हीं अवशेषों पर आधारित है। जॉन मार्शल मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन 1931 से यह उद्धृत है। तो डेडमैन लेन एक सैकड़ी गली कहाँ से मिला है, जॉन मार्शल के मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन से मिला है। 1925 में मोहनजोदड़ो के इसी भाग से 16 लोगों के अस्थि पंजर उन आभूषणों सहित मिले थे जो उन्होंने मृत्यु के समय पहने हुए थे। तो 1925 में मोहनजोदड़ो के इसी भाग से क्या मिले हैं, 16 लोगों के अस्थि पंजर तो आभूषण सहित मिले हैं। तो यह कहाँ मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। यह कहाँ से उद्धृत है, IREM व्हीलर हड़प्पा 1946, एलिमेंट इंडिया जर्नल 1947 से उद्धृत है। फिर 1960 के दशक में जॉर्ज डेल्स नामक पुरातत्वविद ने मोहनजोदड़ो में जनसंहार के साक्ष्यों पर सवाल उठाया। उन्होंने दिखाया कि उस स्थान पर मिले सभी अस्थिपंजर एक ही काल से संबंध नहीं थे। हालांकि इनमें से 2 से निश्चित रूप से जनसंहार के संकेत मिलते हैं। तो हालांकि इनमें से 2 से निश्चित रूप से संहार के संकेत मिलते हैं, पर अधिकांश अस्थियां जिन संदर्भों में मिली है वे इंगित करती है कि ये अत्यंत लापरवाही तथा श्रद्धाहीन तरीके से बनाए गए समाधान थे। शहर के अंतिम काल से संबंध विनाश का कोई स्तर नहीं है। व्यापक स्तर पर अग्निकांड के चिन्ह नहीं है। तो व्यापक स्तर पर क्या नहीं मिला, अग्निकांड के भी चिन्ह नहीं मिले हैं। चारों ओर फैले हथियारों के बीच कवचधारी सैकड़ों कवचधारी सैनिकों के शव नहीं है। तो क्या चीज़ नहीं है, कवचधारी जो सैनिक है उसके भी शव नहीं मिले हैं। दुर्ग से जो शहर का एकमात्र किलेबंद भाग था, अंतिम आत्मरक्षण के कोई साक्ष्य नहीं मिले। GF डेल्स द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो एक्सपीडिशन 1964 से यह उद्धृत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तथ्यों का सावधानीपूर्वक पुनरीक्षण कभी कभी पूर्ववर्ती व्याख्याओं को पूरी तरह से उलट देता है। बहुत समय पश्चात 1947 में REM व्हीलर ने, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे, इन पुरातात्विक साक्ष्यों का
उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के साक्ष्यों से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने लिखा, ऋग्वेद में पूर शब्द का उल्लेख है जिसका अर्थ है प्राचीर, किला या गढ़। पुरंदर अर्थात गढ़ विध्वंसक कहा जाता है। तो पुरंदर यानी इंद्र को भी पुरंदर कहा जाता था। इसके साक्ष्य मिले। ये दुर्ग कहाँ या थे? पहले यह माना गया था कि ये हड़प्पा में हाल ही में हुए उत्खननों में मानव परिदृश्य बदल गया है। तो हाल में हुए उत्खननों ने माना कि परिदृश्य जो था बदल गया है। तो यह साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा में हाल में हुए उत्खननों में मिला था, जो कि यह साबित किया कि परिदृश्य जो था बदल दिया है। यह साक्ष्य जब मिला तो यह हुआ कि परिदृश्य जो था हड़प्पा सभ्यता का बदल दिया। यहाँ हम मुख्यतः अनाज प्रकार की एक बहुत विकसित सभ्यता पाते। तो यहाँ पर हम लोग क्या पाते हैं? अनाज प्रकार की विकसित सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में पाते हैं। तो उस समय ऐसा माना गया, साक्ष्य ऐसा मिला कि अनाज जो थे हड़प्पा सभ्यता में विकसित थे, जिसमें अब प्राप्त जानकारी के अनुसार विशाल किलेबंदियाँ की गई थी। यह सुदृढ़ रूप से स्थिर सभ्यता कैसे नष्ट हुई? हो सकता है जलवायु संबंधी आर्थिक अथवा राजनीतिक हास ने इसे कमजोर किया हो। पर अधिक संभावना इस बात की है कि जानबूझकर तथा बड़े पैमाने पर किए गए विनाश ने इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। यह मात्र संयोग ही नहीं हो सकता है, मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण में आभास हो सकता है कि यहाँ पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों का जनसंहार किया गया था। परिस्थितिक साक्ष्यों के आधार पर इंद्र अभियुक्त माना जाता है। तो परिस्थितिक साक्ष्यों के आधार पर इन्हें जो है अभियुक्त माना जाता है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा पसंद आए तो आज इतना ही रहेगा। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।